आज का जो हमारा चैप्टर है वो कक्षा 11 के लिए क्लास 11th के इतिहास का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। इससे पहले हमने आपको चैप्टर 1 के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए थे। आज के वीडियोस में हम चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। लेखन कला और शहरी जीवन जो है वो आम इंसान के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपको इसी चैप्टर के लास्ट में आपको इसके प्रश्न उत्तर भी मिल जाएंगे। मतलब कि क्वेश्चन आंसर, कई बार कमेंट आते हैं हमारे पास कि प्रश्न उत्तर चाहिए सर, तो इस वीडियो में ही मैंने लास्ट में जो स्लाइड हैं उनके अंदर प्रश्न और उत्तर को भी ऐड कर दिया है। तो आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर्स के बारे में जानते हैं कि चैप्टर में हमें आखिर पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम चैप्टर की ओर मूव करते हैं। पहला जो है वो लेखन कला और शहरी जीवन में जो पहला पॉइंट हमने सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए वो है लगभग 5000 वर्ष पूर्व शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में हुआ। मेसोपोटामिया यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्द मेसोस यानी मध्य मतलब बीच का और पोटामोस यानी कि नदी से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया दजला एवं फरात नदी के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। इंगित करने का मतलब है दर्शाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट जो है वो है कि मेसोपोटामिया जो है जिसकी सभ्यता की हम बात करते हैं वो आज से 5000 वर्ष पूर्व ही शुरू हो गया था, जिसका पूरा तरह से जो शहरी जीवन था। इसके अलावा जो ये शब्द मिलकर बना है वो बना है मेसोस यानी कि मध्य मतलब बीच का और पोटामोस यानी कि नदी से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया दजला एवं फरात नदियों के बीच ये उपजाऊ धरती को दर्शाता है, इसलिए इसका नाम मेसोपोटामिया डाला गया था। यह क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। इराक जो अभी देश है, आप लोगों ने इराक का नाम सुना होगा, इराक देश का हिस्सा है अभी ये मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की अगर बात की जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी फिलहाल वर्तमान में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे मेसोपोटामिया सभ्यता एग्जिस्ट करती है, तो आप बता सकते हो कि वो इराक गणराज्य है। पॉइंट नंबर 3 कहता है मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत जैसे कि इमारतें हैं, मूर्तियाँ हैं, कब्रें हैं। कब्रें मतलब आप कब्र जो है जिसमें लाशों को दफनाया जाता था उसे कहते हैं। आभूषण है मतलब कि गहना जेवर, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं तथा लिखित दस्तावेज भी हैं, जिनके कारण हमें यह पता चल पाता है कि मेसोपोटामिया की जो ऐतिहासिक जानकारी है वो किस प्रकार की हुआ करती थी। आज से हजारों साल पहले मेसोपोटामिया किस तरह से जीता था, किस तरह से रहता था, किस तरह से खाता था, कैसे पूजा पाठ करता था, कैसे शिकार करता था, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अभी आप सुने होंगे कि लोग दावा करते हैं कि फलाने देश ने ये बना लिया, वो देश ने ये कर लिया, ये बना लिया, वो बना लिया, लेकिन आपको पता है मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर शहरी जीवन आज से बहुत समय पहले आ गया था। इनका साहित्य बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इनके गणित और खगोल विद्या की तो तूती बोलती थी। मतलब ये इतने सुपरस्टार थे इन मामलों में, इतने अच्छे थे। आज हमारे पास बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास साइंटिफिक बहुत सारे औजार हैं जिनसे हम चीज़ों को पता लगा पाते हैं। सैटेलाइट है, ये है, वो है। लेकिन उस समय मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोगों के पास ये सब चीज़ ना होने के बाद भी इन चीज़ों के सुपरस्टार थे। सुपरस्टार कहने का मतलब है कि इन्हें ये सब चीज़ें बिल्कुल सटीक पता होता था। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेखन कला और शहरी जीवन में ही जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है वो है मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। अब इसे ध्यान से देखिए, मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता था? सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के पश्चात बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर कायम हो गया। इस भाग को बेबीलोनिया कहा गया। अब ध्यान से देखिए कि जो ये हमारा मेसोपोटामिया है इसके दक्षिणी भाग में सुमेर और अक्कद कहा जाता था। मतलब इनके जो भाग थे दक्षिण भाग, जैसे हमारे भारत के दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु कहा जाता है, बेंगलोर कहा जाता है, केरल कहा जाता है, कर्नाटक कहा जाता है, महाराष्ट्र को भी थोड़ा थोड़ा उसमें लपेट लिया जाता है। तो ऐसे जो उस समय के मेसोपोटामिया के जो दक्षिण भाग थे उन्हें क्या कहा जाता था? सुमेर और अक्कद कहा जाता था। और यहाँ पे लोग बोलते क्या थे? तो बेबीलोन, इसलिए बाद में इनका क्या नाम हो गया? बेबीलोनिया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लगभग 1100 ईसा पूर्व में असीरियाइयों ने उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। किसके?
तो मेसोपोटामिया के उत्तर के भाग पर कब्जा कर लिया। फिर इस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। जब उन्होंने कब्जा कर लिया तो उन्होंने अपने हिसाब से इसका नाम दे दिया कि भाई मेरा कब्जा है तो अब मेरे हिसाब से इसका नाम रहना चाहिए। अब जैसे मान लो कि मेरा कुछ नाम है, मैंने किसी जगह पे अपना अटैक करके अपना कब्जा कर लिया, मैं कहूँगा कि भैया अब तो ये मेरा नाम ले लो। जैसे भारत के बहुत सारे राज्यों का नाम मुगलों ने चेंज कर दिया था ना, तो ऐसे ही राज्य का, डिस्ट्रिक्ट का, गाँव का, बहुत सारे जगहों का नाम, जैसे कि अभी देख लीजिए इलाहाबाद को प्रयागराज फिर से बनाया गया है। ऐसे ही उस समय जो असीरियाई ने कब्जा किया उसके बाद इसे असीरिया कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है इस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी अर्थात सुमेरियन थी। 2400 ईस्वी में अक्कदी लोगों के आगमन के साथ ही अक्कदी भाषा ने सुमेरियन भाषा के वर्चस्व को समाप्त करके अपना स्थान कायम कर लिया। ये तो दुनिया जानता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस प्रदेश का प्रथम जो भाषा था वो क्या था, सुमेरी था, और इसलिए इसे सुमेरियन भी कहा जाता था। लेकिन 2400 ईसा पूर्व में अक्कदी लोगों के आगमन के साथ ही अक्कदी भाषा ने सुमेरियन भाषा के वर्चस्व को समाप्त कर दिया। अब अक्कदी लोग आए तो उन्होंने कहा कि भाई अक्कदी भाषा का वर्चस्व होगा। जैसे कि अंग्रेज हमारे भारत में रहते थे तो उन्होंने क्या कहा कि भाई यहाँ पे अंग्रेजी में पढ़ाया जाए, अंग्रेजी में बात किया जाए। इसी कारण से यहाँ पे सुमेरियन भाषा का वर्चस्व खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व प्रारंभ हो गया था। अब नगर का निर्माण समझते हो, सिटी। अभी बहुत सारे स्मार्ट सिटी हैं, बिग सिटी है, स्मॉल सिटीज़ हैं। तो हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में ये शहर है, भाई हमारे देश में वो शहर है। लेकिन क्या आपको पता है कि 3000 ईसा पूर्व ही यहाँ पे शुरुआत हो गया था नगरों का निर्माण। जो किसने किया था, मेसोपोटामिया के रहने वाले लोगों ने किया था। यहाँ पे उरुक, उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। आज हमारे भारत के अगर प्रसिद्ध नगरों की बात की जाए तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये सब आता है ना। वैसे ही इनके सभ्यता के समय में भी जो प्रसिद्ध शहर था, जिनको इन्होंने अच्छे से बनाया था, अच्छे से सजाया था, वो तो पहला नंबर पे आता है उरुक, दूसरा नंबर पे आता है उर और तीसरे नंबर पे आता है मारी, जो इनके प्रसिद्ध शहर थे। श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन, शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषताएं थी इनकी। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको आराम से समझने की ज़रूरत है। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में कहता है यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे परंतु खनिज संसाधनों का अभाव था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई भाई। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ खाने वाले चीज़ तो बहुत थे, लोग भरपेट खाना खा सकते थे, जो मन है वो खा सकते थे। लेकिन जो खनिज संसाधन था, खनिज संसाधन क्या मतलब हो गया, लोहा, टीना, सोना, चांदी, अब्रक, कोयला, इन सब चीज़ों का संसाधनों का प्रभाव था, जिन्हें तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। अब जो चीज़ की कमी होगी हमारे पास वो तो हमें कहीं ना कहीं से चाहिए ना। तो अब जिन चीज़ों की कमी थी उन्हें कहाँ से मंगवाया जाता था, तुर्की से, ईरान से और खाड़ी पार देश। खाड़ी पार देश, खाड़ी का मतलब हो गया कि समुद्री वाले जो जगह हैं, समुद्र पार करके जितने भी देश थे उन लोगों से मंगवाया जाता था समुद्र के माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक कहता है लेखन कला। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई, लेखन कला कहाँ से शुरुआत हुई, तो मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। मतलब 3200 ईसा पूर्व। इन पर कीलकार लिपि द्वारा लिखा जाता है। कीलकार क्या है, कीलकार एक लिपि है। अब लिपि किसे कहते हैं, तो लिपि एक प्रकार का लिखने की प्रक्रिया है, भाषा है। तो जो पट्टिकाएं मिली है 3200 ईसा पूर्व, वो कीलकार लिपि में इन पट्टिकाओं पे लिखी हुई थी। अब कीलकार, यह लातीनी भाषा क्यूनियस शब्द जिसका अर्थ छठी और फॉर्मो जिसका अर्थ आकार है से बना है। ध्यान से समझिएगा, कीलकार जो है वो क्लिनिफॉर्म, मतलब यह एक लातीनी भाषा है जिसे क्यूनियस जिसका अर्थ है छुटी और फॉर्मा जिसका अर्थ है आकार से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया में बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते थे। स्वाभाविक सी बात है, अभी के समय में लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उस समय की तो बात ही छोड़िए। चिन्हों की संख्या काफ़ी पेचीदा तथा बहुत ही अधिक थी। उनके मतलब एक तरह से समझिए कि अल्फ़ाबेट थे या फिर लिपि में लिखने का जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा था। वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिला के एक शब्द को लिखा करते थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा लिखते थे।
अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। अब देखिए कि अब यहाँ पे दो भाषाएं तो हमारे सामने में खत्म हो चुकी है, अब ये तीसरी भाषा की एंट्री हो चुकी है जो 1400 ईसा पूर्व में धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है। ले भाई, चौथा भाषा भी आ गया। ये हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी और क्या हुआ कि 10,000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी और आज भी इराक में कुछ भागों में बोली जाती है। अब देखिए ये जो अरामाइक भाषा है, लोग ज़्यादातर वहाँ पे अरामाइक भाषा इसलिए भी अपना लिए क्योंकि ये भाषा बोलने में आसान थी। और कहा जाता है कि अभी के समय में भी, मतलब ये 1400 ईसा पूर्व की बात है, और अभी के समय में भी इराक के कुछ जगहों पे यही अरामाइक भाषा अभी भी बोली जाती है, आपको सुनने को मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, पहला पॉइंट जो है वो कहता है 5000 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था, जिनसे कुछ शहरों में परिवर्तित हो गया। अब देखिए, अब अचानक से कोई अगर चाहेगा कि मैं सिटी बना लूँ, वो संभव नहीं है। सिटी बनाने के लिए हमें छोटे छोटे पहले कस्बों का निर्माण करना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि 5000 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास हुआ, मतलब झुग्गी झोपड़ी घेर ऐसे कुछ आप कह सकते हो, जहाँ पे विकास हुआ, जिनमें से कुछ शहरों में परिवर्तित हो गए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है पॉइंट वो कहता है यहाँ उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी एवं संकरी थी। ऑफ कोर्स होगा ही, वहाँ पे कौन सा सिविल इंजीनियर बैठा हुआ था जो इन सब चीज़ों को सही करके करता, तो सही नहीं हो सकते थे। अब ये शुरुआत के दौर थे, स्टार्टिंग पॉइंट थे, जब ये बस्तियों से शहरों में बदल रहे थे। तो ये सब छोटी मोटी गलतियाँ होती ही, जहाँ पे गली टेढ़ी मेढ़ी होना, संकरी होना, संकरी मतलब बहुत ही पतला होना, जिससे आदमियों का आने जाने में बहुत सारी परेशानियाँ होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है इराक भूगोलिक विविधता का देश है, इसका पूर्वोत्तर भाग हरे भरे एवं ऊंचे नीचे मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। अब इराक की अगर बात की जाए तो इसके पूर्वोत्तर भाग को देखा जाए तो वहाँ पे आपको बहुत हरे भरे मैदान देखने को मिल जाएंगे, और इन सभी कारणों के लिए ही इराक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इस प्रदेश का उत्तरी भाग ऊंची जमीन, स्टेपी घास मैदान पशुपालन के दृष्टिकोण से उपयुक्त है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि स्टेपी क्या होता है। आपने अक्सर गांव में देखा होगा, जो लोग गाय भैंस वगैरह बकरी वगैरह रखते हैं, वो अपने गाय भैंस वगैरह को चराने के लिए घास की मैदान में ले जाते हैं, जो सपाट होते हैं, जिसपे छोटे छोटे घास उगे रहते हैं। इन्हीं को हम स्टेपी घास के मैदान कहते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि पशुपालन की दृष्टि से, मतलब पशुओं को चराने के लिए यह काफ़ी उपयोगी माना जाता था। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब अगला पॉइंट कहता है इसका दक्षिणी भाग रेगिस्तानी है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बालू है। रेगिस्तानी कहने का मतलब है जहाँ पे रेत ज़्यादा है, रेतों वाला जगह ही रेगिस्तान कहलाता है। यहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये रही कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो विकास हुआ वो था लेखन प्रणाली, मतलब लिखने की क्रिया का निर्माण यहीं से शुरू हुआ, प्रादुर्भाव यहीं से शुरू हुआ, मतलब शुरुआत ही यहीं से हुआ। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है, इसके साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना आवश्यक है। देखिए, जो काम काज होता है, श्रम विभाजन तो होता है, जो काम काज का बंटवारा होता है, वो शहरी जीवन की विशेषता है। अगर हर आदमी शहर में रह के सोचे कि मैं इंजीनियर ही बन जाऊं, तो क्या वो शहर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्या हर आदमी चाहे कि मैं धन्ना सेठ बन जाऊं, बहुत बड़ा ईमानदार आदमी बन जाऊं, ये हो जाए? ऐसा नहीं होता है, कि क्योंकि श्रम जो है, शहर के लोग जो हैं उनके काम बटे होते हैं। जैसे कि आप मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, अब मैं दिल्ली में मैं टीचर हूँ, अब मैं चाहूँ कि पूरा दुनिया टीचर ही बन जाए, तो भाई पढ़ेगा कौन? पढ़ने वाला भी तो कोई चाहिए। इसके साथ साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था एक सामाजिक संगठन का होना आवश्यक है। इनका साथ में माइंड, मतलब जो बैलेंसिंग है वो भी होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मेसोपोटामिया के लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना और विभिन्न प्रकार के पत्थर तुर्की एवं ईरान के खाड़ी देशों से आयात करते थे। मैंने अभी पहले ही बताया था। अब जैसे कि लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना, ये सब जो चीज़ें थी, ये हमारे यहाँ अभाव था, तो ये क्या करते थे, बाहर के देशों से अपने यहाँ मंगवा लेते थे और इसके बदले में वो अपनी कुछ चीज़ें दे देते थे। जैसे कि कपड़े दे देते थे, कृषि से कोई चीज़ जुड़ा हुआ, जैसे गेहूँ, चावल, धान, मक्का इत्यादि, बाजरा, जो भी हो इनके पास, वो उसको दे देते और उसके बदले सोने चांदी ले लेते थे।
तो अब हमारा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट कह रहा है मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पे लिखते थे। वे अपना हिसाब किताब तथा साहित्य इन्हीं पट्टिकाओं पे लिखते थे। उनकी लिपि किलकार थी। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे लंबे समय तक याद रखने के लिए उसे कहीं ना कहीं लिखना जरूरी है। तो मिट्टी को गीला करके मिट्टी पे लिखना ही मिट्टी की पट्टिकाएं कहलाती थी। अब क्या होता था, मिट्टी की पट्टिकाओं को समझ लीजिए, मिट्टी को गीला कर लिया, मिट्टी को मतलब गूंथ लिया गीला करके, उस पर कुछ लिख दिया, उसके बाद उसको सुखा लिया। उसके बाद वो लंबे समय तक उसे संभाल के रखते थे ताकि आगे जाके वो काम आ सके। और उस पर जो लिखा जाता था वो कीलकार भाषा के माध्यम से लिखा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मेसोपोटामिया के जो लोग, बहुत कम ही लोग थे जो पढ़ लिख सकते थे। मतलब साक्षर नहीं कह सकते हैं आप वहाँ के लोगों को। साक्षर कहने का मतलब ऐसे लोग जो आसानी से अपना सिग्नेचर कर लेते हैं, पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ के समझ लेते हैं। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को प्रदर्शित करती थी। पुरातत्वविद के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की। इस संबंध में एक प्राचीन शासक एन मरकर का नाम उल्लेखनीय है। अब जो उस समय पट्टिकाएं मिली उसी के माध्यम से पता चला कि उस समय का एक राजा था जो एन मरकर था और उसी का नाम उन पट्टियों पे मिला। अब जानते हैं कि आपको अभी बहुत तरह की खुदाइयों में ये पट्टियां मिलती रहती है, जिससे यह पता चलता है कि उस समय में क्या चल रहा था, कैसे लोग पढ़ाई कर रहे थे, कैसे लोग रह रहे थे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है 5000 ईसा पूर्व से दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास प्रारंभ हो गया। इन बस्तियों में से कुछ बस्तियां कालांतर में प्राचीन शहर बन गए। ये पॉइंट पहले भी मैंने डील किया है आपके साथ। छोटे छोटे बस्तियां जो थी वो बनना शुरू हो गया था कब, 5000 ईसा पूर्व। और यही छोटे छोटे बस्तियां क्या हुआ, जब इनमें उन्नति आई तो ये बड़े बड़े शहर बनने लगे, सिटी के रूप में ये उभर के बाहर आने लगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो कहता है वो है मेसोपोटामिया की खुदाई में सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था। यह मंदिर कच्ची ईंटों से बना हुआ था। मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं का निवास था, जैसे उर जो चंद्र देवता थे और इन्नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। अब इनके देवी देवता भी बड़े मस्त हैं। अब इनके देवी देवता को देखिए, इन्नाना जो है वो प्रेम की भी देवी है और युद्ध की भी देवी है। मतलब ये साफ साफ कह रही है अगर प्रेम करोगे तो युद्ध हो सकता है। और जो उड़ हैं वो चंद्र देवता है। चंद्र देवता आई थिंक इट्स अ मून, मतलब चांद। और दूसरी जो देवी है ये तो कमाल की है, मैंने बता ही दिया, प्रेम और युद्ध की देवी है। तो उनके पास जो मंदिर मिला है, जो देवालय मिला है, वो कच्चे ईंट का बना हुआ था, जिसमें इन तरह की देवी देवताओं का नाम भी जिक्र में आया और इनकी मूर्तियां भी वहाँ प्राप्त हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है मेसोपोटामिया में नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। वहाँ की जल निकासी की व्यवस्था मोहनजोदड़ो की जल निकासी की व्यवस्था से भिन्न थी। लोग अपने अपने घरों का सारा पानी कचरा बहाकर गलियों में डाल देते थे। ये तो क्या बताऊँ, मुझे अपना गांव याद आ रहा है। चलो कोई नहीं। ये क्या है कि अपने घर का कचरा उठा के बाहर फेंक दो, दूसरे के घर पे डाल दो, सड़क पे डाल दो। सड़क गंदा हो तो हो, हमारा घर गंदा नहीं होना चाहिए। हमारा नाक गंदा हो तो हो, लेकिन हमारा मुंह गंदा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वही बात है। मतलब अपने लोग के जो गंदगी होती थी, इनके पानी की निकासी का जो भी कचरा होता था वो घर के बाहर फेंक देना है, सड़कों पे डाल देना है, मतलब सड़क गंदा कर दो, ऐसा था। लेकिन वही देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो थी वो बिल्कुल इनसे भिन्न थी, क्योंकि मोहनजोदड़ो के पास प्रॉपर जल निकासी की व्यवस्था थी। उन्होंने नाले बनाए थे, हर घर से नाले बनाए गए थे और उसे एक बड़े से नालों से जोड़ा गया था। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है उर में नगरवासियों का लिए एक कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान मतलब जानते हैं आप लोग, जहाँ पे इंसानों के मरने के बाद उन्हें दफना दिया जाता है, जिनमें शासकों तथा जनसाधारण की समाधियाँ पाई गई। परंतु कुछ लोगों की कब्र साधारण घरों की जमीन से नीचे भी पाई गई। मतलब देख लीजिए कि जो कब्र बनाई गई थी, अब वो कब्र क्या था, मतलब इनके यहाँ प्रॉपर एक तरीके का शमशान था, जहाँ पे लोगों के मरने के बाद उन्हें गाड़ा जाता था। और कुछ लोगों का कब्र जो है उनके घरों के नीचे भी पाया गया। साधारण लोग, मतलब जो उस समय भी अमीरी और गरीब पक्का रहे ही होंगे, क्योंकि ये अमीरी गरीबी का जो खेल है ना, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है।
नेक्स्ट टॉपिक कहता है नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग के हाथ में केंद्रित। ये तो होना ही था, ये तो हर जगह होता है। मतलब समाज में रहने वाले 100 लोगों में से बस एक लोग धनी होगा, बाकी सब गरीब मरेंगे। ऐसा ही हाल कुछ उस समय भी था कि उनके समय में भी जो कुछ लोग थे वो काफ़ी धनवान थे, उनको वहाँ का आदर्श माना जाता था और मतलब उन्हें मुखिया भी कहा जाता था। नेक्स्ट टॉपिक कहता है 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी शहर का विकास राजधानी के रूप में हो गया। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, वैसे ही 2000 ईसा पूर्व के बाद जो उनका सभ्यता था उनमें जो मारी शहर था उसे राजधानी के रूप में लाया गया। यह राज्य फरात नदी के ऊर्ध्वधारा पर स्थित है और कृषि के साथ साथ पशुपालन ही इसका प्रमुख व्यवसाय था। देखिए यहाँ के लोग जो थे वो खेती तो करते ही थे, इसके साथ साथ जैसे गाय भैंसे बकरे इत्यादि को भी पालते थे जिससे दूध दही इत्यादि का जुगाड़ हो जाए। तो ये 2000 ईसा पूर्व की बात है जब मारी शहर को राजधानी के रूप में लाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा वो कहता है यायावर समुदाय कृषि से समृद्ध हुए भूमि प्रदेश में पश्चिमी मरुस्थल में आते रहते थे। ये खानाबदोश लोग अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मेनियन जाति से संबंध रखते थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझिएगा इसे। यायावर समुदाय कृषि से समृद्ध हुए भूमि प्रदेश में पश्चिमी मरुस्थल से आते थे। जहाँ पे कृषि अधिक होती थी वहाँ पे वो आते थे। ये खानाबदोश लोग कहने का मतलब हुआ कि ऐसे लोग जिनका अपना कोई घर वगैरह नहीं होता, वो घूम घूम के ही अपना जीवन चलाते हैं। और ये कौन से थे? अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मेनियन जाति से संबंध रखते थे। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मेसोपोटामियाई लोग शहरी जीवन को महत्व देते थे। यस, जैसे आज भी हम लोग देते हैं। गांव को कम और शहर को ज़्यादा समझते हैं। ये गलत है। गांव अच्छा है, मैं तो मानता हूँ भाई गांव अच्छा है, मेरा गांव अच्छा है, सबका गांव अच्छा है। गांव में बहुत शांति है, लेकिन पैसे नहीं है यार, ये दिक्कत है। विभिन्न जातियों व समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण से यहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई थी। अब देखिए अलग अलग जाति के लोग थे, अलग अलग समुदाय के लोग थे। अभी की तरह हिंदू मुस्लिम का लड़ाई नहीं था, वो सभी साथ में मिलकर रहते थे, जिनके उनके जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई, मतलब वो अच्छा काम कर रहे थे। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेसोपोटामिया की काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा दुनिया की सबसे बड़ी देन है। देखिए यहाँ पे जो है इनका गणित सटीक था, इनका खगोल विज्ञान सटीक था, इनका घर बनाने का तरीका सटीक था। हाँ, वो तो अलग बात है कि नाला से पानी ये दूसरों के घर पे फेंक देते थे, कचरा फेंक देते थे। तो अब सभी आदमी एक जैसा थोड़ी ना होता है, और एक इंसान में सब अच्छा गुण ही हो ये भी नहीं हो सकता। कुछ तो बुराइयां होगी ही। तो हमें लगता है ये पूरे लोगों में नहीं यही बुराई थी, ये कचरा घर से बाहर फेंक देते थे। अभी तक तो मेरे को सब कुछ अच्छा ही लगा। अब इनके पास पुरान पुस्तकालय था, पुरातत्व वेद की मदद से मेसोपोटामिया के जो लेख मिले वो उन्हीं के खोजने से मिला था, जिनके पास वो क्या करते थे, अपनी चीज़ों को संभाल के ना पुस्तकालय में रखते थे ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। आइए नेक्स्ट टॉपिक। अब कहता है गिलगामेश उरुक नगर का शासक था। ये एक नाम जो है ये आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उरुक जो है उस समय का प्रसिद्ध नगर था, उसका शासक था, महान योद्धा भी था, जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। मतलब लड़ाई में दूसरे लोगों को हरा के उनके चीज़ों को अपने अंदर अधीन किया। और उरुक नगर का शासक था, महान योद्धा था और कई प्रदेशों को अपने अधीन किया था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है समय का विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया और वहाँ से यह रोम तथा इस्लाम की दुनिया में तथा बाद में मध्ययुगीन यूरोप में पहुँचा। समय का विभाजन जो है, समय का जो अभी आपने देखा है कि एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, ये सब चीज़ें जो हैं वो उसी समय का होगा। मेरे को इतना क्या पता, ये सिकंदर का तो नाम सुन के ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जो लोग सिकंदर को महान कहते हैं उनके दिमाग में एक बात नहीं, अभी क्यों डालूँ, मैं वीडियो बना के डालूंगा ना, उसमें चिल्ला चिल्ला के बताऊँगा कि सिकंदर महान नहीं था, उसे यहाँ के राजा ने ऐसा मारा कि उसका दिमाग ठिकाना कर दिया था। मैं सिकंदर को महान नहीं मानता हूँ, आप लोग ही मत मानिए, छोड़िए। चलिए हम अब आपको यहाँ पे समय का विभाजन सिकंदर के अधिकारियों द्वारा जो हुआ वो हुआ। ये हमारे चैप्टर के कुछ सारांश थे जो बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया है। इसमें मैंने सारे महत्वपूर्ण शब्दों को
ऐड किया है, लाइंस को ऐड किया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है क्योंकि आपको चाहिए इसके प्रश्न उत्तर, और आपको प्रश्न उत्तर चाहिए तो आगे मैंने इसमें प्रश्न उत्तर भी अटैच किया है जिसकी मदद से आप आसानी, क्योंकि मैं पिछली वीडियो जो मैंने इसके पहले चैप्टर को डाला था तो उसमें कई लोगों ने मेरे से पूछा कि सर इसका प्रश्न उत्तर दे दो। अब क्लास जब मैं लेता हूँ ऑफलाइन क्लासेज उसमें तो मैं बच्चों को दे देता हूँ, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी मेरे को लगा कि नहीं ज़रूरी है, तो चलिए ठीक है मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ। आप लोग यहाँ से आसानी से इसके प्रश्न उत्तर को लिख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर की आरंभ में शहरीकरण के कारण थे। देखिए ये जो आपके प्रश्न हैं ये 8-8 नंबर के हो सकते हैं, इसलिए इनके आंसर भी बिल्कुल लॉन्ग है, फिर भी मैंने इनके पॉइंट बाय पॉइंट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करके डाला है। आप कोशिश कीजिएगा कि इन सारे पॉइंट्स को नोट करके इन्हें याद कर लीजिएगा। हालांकि मैंने जो आपको चैप्टर्स अभी पढ़ाए हैं उसके अंदर से ये सारे क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। ये देखिए प्रश्न उत्तर 1 का ही पॉइंट्स है, ये टोटल जो है ये प्रश्न 1 के ही आंसर हैं जो मैंने पॉइंट्स में आपको दिए हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम इसके दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है, आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकताएं दशाएं थी जिसकी वजह से प्रारंभ में शहरीकरण हुआ, और निम्नलिखित में से कौन कौन सी बातें शहरों के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। जिसमें पॉइंट्स हैं इन्हें हमें डील करना है, इन्हें आपको बताना है कि अत्यंत उत्पादक खेती, जल परिवहन, धातु और पत्थर की कमी, श्रम विभाजन, मुद्राओं का प्रयोग, राजाओं की सैन्य शक्ति जिसने श्रम को अनिवार्य कर दिया। देखिए पूरा क्वेश्चन ही है, इसका उत्तर जो है यहाँ से शुरू है और मैंने उत्तरों को ऐड कर दिया है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी इसका उत्तर थोड़ा लंबा है, मैंने पहले ही बताया कि ये सब बड़े क्वेश्चन हैं, बड़े आंसर हैं, ये ज़्यादा नंबरों के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो आप इसे इसी तरह से तैयार कीजिएगा जिस तरह से मैंने आपको दिया है। ये हमारा दूसरा यहाँ पे समाप्त होता है। अब तीसरा हमारा जो आता है वो है, यह कहना क्यों सही होगा कि खाना बदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। ये पॉइंट्स हैं जो मैंने तीसरे क्वेश्चन के लिए ऐड किया है, आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ये हमारे प्रश्न 3 का ही उत्तर है जो आगे बढ़ा है, और ये हमारा चौथा प्रश्न आता है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही होंगे। तो देखिए हम कहाँ सोचते हैं, आप हम पे क्यों डाल रहे हैं भाई, हम नहीं सोच रहे हैं, हमें बताया जा रहा है, हमें इतिहास के माध्यम से बताया जा रहा है, वहाँ पे जो खुदाई हुई है उनमें जो चीज़ें मिली है वो बताती है, हम कहाँ बता रहे हैं। फिर भी हमने कुछ बताया है, आप देख लीजिए यहाँ पे उत्तर मैंने इसका भी ऐड कर दिया है। ये हमारा चौथे का ही उत्तर है इसका। अब जो हमारा है वो 5वां है, शहरी जीवन शुरू होने के बाद कौन कौन सी नई संस्थाएं अस्तित्व में आई, आपके विचार से उनमें से कौन कौन सी संस्थाएं राजा की पहल पर निर्भर थी। ये भी मैंने ऐड किया है। ये सारे आंसर जो हैं आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये अब 5वां यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये 5 के आंसर थे। अब हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है वो है 6ठा, किस पुरानी कहानियों से हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की झलक मिलती है। बहुत सारी कहानी है, अब ये कहानी में मैंने बताया है, यहाँ पे हमारे कुछ पुराने बुक्स हैं जिनके माध्यम से हमें ये चीज़ें जानने को मिलती है। मैंने नाम भी ऐड कर दिया है, मैंने सन भी ऐड कर दिया है, मैंने बुक्स के भी नाम ऐड कर दिए हैं, और ये 6 के क्वेश्चन के आंसर भी समाप्त हो गए। हमारा जो ये चैप्टर था दूसरा वो बिल्कुल तरह से समाप्त हो गया है। अब मैं आपको बता दूं कि अभी भी समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि रूल रेगुलेशन बदलते रहते हैं। अब MCQ का पंगा है, तो मैं अगले वीडियो में आपके लिए MCQ लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।